Thank you, Pulkesh bhai. Thank you. So, friends, we had been talking about the cost of the energy. हाँ, एनर्जी की ऊर्जा में हम कम खर्च कैसे करें? ऊर्जा की जरूरत रहेगी. As I have already spoken to you, energy is required for all our living as well as our economic activity. Now, energy is required. We are a developing country. We are a very populous country. So we need more energy, and we have to develop more and faster also. We have to develop faster also. Therefore, we need a lot of energy. Now, the energy has to be affordable. Unless it becomes affordable, particularly the modern form of energy, जो आधुनिक रूप है एनर्जी का, वो बिजली हो, वो पेट्रोल हो, अगर इसको हम बहुत ही अफोर्डेबल नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाए जिससे लोग खरीद सकें, उपयोग कर सकें, ऐसी कीमत नहीं होगी तो लोगों का विकास कम होगा. इसलिए हमें इसे अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा. और अफोर्डेबल बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो अपने देश में इसके लिए कुछ काम हुए हैं. जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है अपने देश में, सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है वो है जितने घर छूटे हुए थे जहां बिजली नहीं जोड़ लगी हुई थी, उन सभी जगहों पर बिजली लगा दी गई है. इस देश में 2014-15 के लगभग करीब करीब 4 करोड़ घर ऐसे थे जहां पे बिजली न पहुंची थी. और करीब 2015 के 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से बताया था कि हम 1000 दिनों के अंदर जितने भी गांव हैं सब में बिजली पहुंचा देंगे. और उस समय करीब 18,500 गांवों में बिजली नहीं थी, तो उन गांवों तक बिजली पहुंचाया गया. और उसके बाद बात हुई कि नहीं, हमें हर घर तक बिजली पहुंचानी है. तो 2019 के मार्च तक देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी गई, सिवाय थोड़े छोड़ के कुछ जो एक्सट्रीमिज्म वाले विस्तार थे छत्तीसगढ़ के, और कुछ धानी का विस्तार था राजस्थान के. उन सभी जगहों पर भी अभी पहुंच गई है काफी हद. तो यह जो है सौभाग्य योजना के अंतर्गत देश में किया गया. वी हैड ए फीलिंग, वी डिड सम एक्सरसाइज. तो हमारे अभ्यास के दरमियान हमें ऐसा पता चला कि बहुत लोग बिजली इसलिए नहीं लगाते हैं कि उनके लिए जो शुरू का खर्च है वो बहुत महंगा पड़ता है. और दूसरा, उनको बहुत तरह की धारणाएं ऐसी थी जो गलत धारणा है. एक धारणा थी कि बिजली जो है वो कॉस्टली होता है केरोसिन के बजाय. वो ऐसा होता नहीं, बिजली केरोसिन से सस्ता होता है. और उनको ये थी कि भाई बिजली अगर सतत प्रवाह नहीं मिलेगा, इफ कंटिन्यूअसली देयर इज नॉट ए सप्लाई in the morning and evening, if there is no electrical supply, then we'll have to go for the kerosene also. So they will have to pay double. They will have to pay for the electricity, they will have to pay for the kerosene. तो ये इस तरह की जो बातें थी, इन सारी बातों को देश ने एड्रेस किया सौभाग्य योजना के अंतर्गत. उसके अंतर्गत सभी घरों में मुफ्त बिजली की लाइन पहुंचा दी गई. जो बीपीएल थे या एसीसीसी जो है हमारी सामाजिक आर्थिक जनगणना जो हुई थी, उसमें जो लोग सक्षम नहीं है उनके यहाँ तो मुफ्त दी गई. और जो लोग सक्षम थे उनसे 500 रुपया लिया गया 10 किस्तों में, और वहां बिजली पहुंचा लाइन दे दी गई. तो एक तो हमने क्या किया कि आधुनिकीकरण करके आधुनिक बिजली वहां पहुंचाएं. इसके लिए कनेक्टिविटी बना दी. अफोर्डेबिलिटी के लिए हमने कनेक्टिविटी बना दी. कुछ ऐसे भी जगह थे नदी के बीच में, पहाड़ के ऊपर, जहां ले जाना बहुत कठिनाई था, वहां भी ले जाया गया. हेलीकॉप्टर से भी पोल डाले गए हैं कई जगहों पे ले जाकर. नदियों के पाट पे नावों पर पोल ले जाया गया है. ऐसा बहुत सारा कठिन काम होने के बावजूद कुछ ऐसी जगह थे जहां हम बिजली की तार नहीं ले जा पा रहे थे. वहां पर सौर ऊर्जा के उपयोग से, सोलर लाइट्स के उपयोग से बिजलीकरण घरों का किया गया. तो हमने अफोर्डेबिलिटी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कनेक्टिविटी बनाया है. द कंट्री हैज गॉन फॉर कनेक्टिंग एवरी हाउस होल्ड विथ इलेक्ट्रिकल लाइन्स और
a standalone solar system so that modern form of energy is available to our people in our country. जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, अफोर्डेबिलिटी कैसे आएगी? The affordability will come if we are using our electricity efficiently. Efficient use के मतलब क्या है? जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करें, जहां जरूरत है वहां करें. तो इस efficient use के लिए और या एक यूनिट बिजली के लगाने से अगर हमें x यूनिट से हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ता हो तो ऐसी व्यवस्था हम करें, ऐसे मशीनीकरण जिसमें एक यूनिट लगाने से x प्लस उससे अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके. इन बातों को देखते हुए 2-3 काम किए गए. एक तो एनर्जी इफिशिएंसी की बहुत सारे प्रोग्राम अपने देश में लाए गए. like Pulkesh bhai was talking about the BEE energy efficiency program and all. इन एनर्जी इफिशिएंसी प्रोग्राम में क्या क्या हुआ है? एक तो आपने देखी है जो इनकैंडेसेंट बल्ब हम यूज करते थे उसकी जगह एलईडी बल्ब लगाते हैं. जो खर्चा हमको बल्ब, हमारी बिजली का खर्चा अगर 25 रुपये आता था तो अब 10 रुपये 15 रुपये पे आ गए. तो इफिशिएंट यूज हुआ है टेक्नोलॉजी के थ्रू. हमने बल्ब जो इनकैंडेसेंट बल्ब होता था उसकी जगह एलईडी लगाने लगे. दूसरा क्या होगा कि हम मितव्ययी ढंग से खर्च करें, जब आप जिसमें कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है. जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, व्हेन वी आर गोइंग आउट ऑफ आवर हाउस वी मस्ट स्विच ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. when we are going out of our room, if it is summer and we are using our AC, then we must switch off our AC. Sometimes you will find that people are using the AC at a temperature below 22-20 degree, and so in our country we do not need that kind of situation. If we have some temperature between 24 to 26, we can be very comfortable with the AC also. And therefore such kind of behavioral change was also brought through the energy efficient methods. Second thing has been done about the labeling. You must have seen this is 3-star, this is 4-star, this is 4-star fridge, this is 3-star fridge, this fan is 5-star fan. What is this starring? This starring says that these machines are so much electrically efficient, means they consume less power, they consume less energy. So we have done consumer behavior has to be changed. We have to bring technology in such a way that we save our energy. That could be in the electrical appliances, that could be in the electrical, say bulbs. And there are methods, there are many other schemes which I will discuss with you in the course of my discussion, my talk. So कॉस्ट को घटाने की व्यवस्था की गई है. तीसरी व्यवस्था और की गई है अपने देश में. कुछ लोग ऐसे हैं, देयर आर पीपल हु कैन पे ऑफ वेरी वेल, देयर आर पीपल हु कांट पे, एंड देयरफॉर वी हैव डिफरेंशियल रेट ऑफ टेरिफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So affordability has been created like that also. Poor people who are using only say less than 100 unit per month or 50 unit per month, so there the rate of tariff is different. And those who are using much higher consumption, if I am using say 1000 unit a month, so I pay little higher cost per unit use of the electricity, and therefore differential rate of the tariff has been kept. So these are the methods through which we have made our energy consumption affordable. Now you should know that our energy, most of our energy we are coming from the coal-fired thermal plants, particularly the electricity. Many of our vehicles which are plying in the city, they exudes the large amount of say polluting smokes. So power sector is one, the transport sector is the other, and the industry. Not many industries are running in our country, and they are releasing various kind of polluting gas like nitrous oxide, sulfur dioxide, H2S, and ambient quality of air is being disturbed. So in our country,
we have felt that we are polluting quite large. सच बात यह है कि हमारी एनर्जी की कंजम्पशन, जो विश्व की जो पर कैपिटा कंजम्पशन है, पूरे विश्व में वर्ल्ड एवरेज है 4.3 टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट एनर्जी पर ईयर। इंडिया में हम 1.6 टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट करते हैं। बट ये जो पर कैपिटा हमारे एनर्जी नहीं, इमिशन है, हमारी इमिशन जो है पर कैपिटा इमिशन, वो कम है कंपेयर टू द से वर्ल्ड एवरेज व्हिच इज 4.6, whereas we have 1.6 टन ऑफ कार्बन इक्विवेलेंट। बट हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हम कम भी पर कैपिटा कम भी खर्च करते हैं, कम भी इमिशन करते हैं, तो टोटल इमिशन ऑफ इंडिया गोज वेरी हाई, एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर इन द वर्ल्ड। द टॉप मोस्ट इज द चाइना, द सेकेंड इज द यूएस, एंड द थर्ड इज इंडिया। चाइना इज समथिंग अबाउट 30 मिलियन टन पर million ton equivalent of carbon dioxide. The USA is almost 15 and India is almost 7. So you will find that though we are releasing, we are emitting less pollution per capita, but because of our population, our total emission is very high, and therefore India becomes a third emitter. Now you will always find that there has been a debate going on in this world. आप अपने छापा में देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे कि जो वेल ऑफ कंट्री है, दे शुड स्पेंड मोर मनी टू रिड्यूस द इमिशन। हम ये भी देखते हैं कि भाई इंडिया इज ए पुअर कंट्री, हाउ कैन वी अफोर्ड नॉट टू इमिट मोर, बिकॉज वी हैव टू ग्रो फास्टर, वी हैव टू गो फॉर हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। And if this is the situation, then our environment is going to be more polluted. There would be more stress on the environment. Our health will be deteriorated. Our natural resources will be polluted. And therefore, land, water, manpower, everything we would be losing. And then there would be a much higher cost of production. And इसलिए हमारी ये जरूरत है कि हम अपनी एनर्जी को अफोर्डेबल ही सिर्फ ना रखें, क्लीन भी रखें। और इंडिया ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इंडियन लीडरशिप टुडे। आपको पता होगा कि इंडिया में सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी के लिए काफी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के दिन भारत में 3,72,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है। उसमें से लगभग 90,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने की क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी से है। मतलब वो या तो सोलर एनर्जी से है, या विंड एनर्जी से है, या स्मॉल हाइडल से है, या जियोथर्मल वगैरह छोटे छोटे से हैं। सो सोलर एनर्जी को बहुत प्राथमिकता दी जा रही है। इंडिया ने लीडरशिप लेके इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, जिसमें ऐसे देश जिनके पास सूरज की रोशनी काफी मात्रा में आती है, वो सारे देश अपने साथ आए हैं। फ्रांस अपने साथ आया है, अफ्रीका के देश अपने साथ आए हैं, और हम सूर्य ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन का 3 कारण है। एक कारण है वो है पावर सेक्टर, मतलब हम कोयला के उपयोग से जो अधिक ऊर्जा उत्पादित करते हैं, विद्युत उत्पादित करते हैं, तो उसमें काफी पॉल्यूशन होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अब हमने अपना एक लक्ष्यांक रखा है। इंडिया हैज फिक्स्ड अप ए टारगेट ऑफ गोइंग फॉर 1,75,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। 2022 तक हमें 1,75,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का क्षमता बनाना है, और 2030 तक हम इसको ले जाके 4,50,000 मेगावाट तक करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का।
क्योंकि आप जानते हैं कि पेरिस समिट के अंतर्गत हमने 2030 तक हमारी जितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है उसका 40% फोसिल फ्यूल से घटा दे। आज के दिन जो हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता है वो उसमें जो भी फोसिल फ्यूल का शेयर है उसको बाय 40% हमें घटाना है। बाय 2030 वी आर गोइंग टू हैव नॉन फोसिल फ्यूल source of energy by 40%. That's the basic concept. And therefore, one is that we are changing the energy basket. What we call it कि हम ऊर्जा के जो हमारी टोकरी है जिसमें हम विद्युत बनाने का तरीका हाइड्रो है, थर्मल है, उसमें हमारा रिन्यूएबल है, उसको चेंज कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का ला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा दूसरा जो है, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो डीजल से चलती हुई गाड़ियां हो, चाहे पुरानी गाड़ियां यूज हो रही है, मोबाइल यूज हो रहे हैं, उनके कारण भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकुलर पॉल्यूशन उनसे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा क्या है कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हमारी जो है बिजली, वो वहाँ पर पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बहुत होता है, बिजली या अदरवाइज भी। तो हम इंडस्ट्री को भी अच्छा करने के लिए, पुलकेश भाई आपको शुरू में बता रहे थे कि 2001 में जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया, सो इंडिया वेंट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अंडर 2001 एंड अंडर दैट एक्ट वी हैव ब्रॉट सर्टेन काइंड ऑफ schemes also. One scheme is known as PAT. PAT means perform, achieve and trade. So there are many industry which has been designated as designated consumers. They are known as DCs, like cement industry, aluminum industry, railways, or we are giving them a target under the 2001 Act that whatever is your emission today, you have to reduce the energy consumption by such and such target, and if they achieve more than target, then we issue them the energy certificates. If they achieve less than the target, then they have to buy those certificates, pay for that inefficient use of energy in the industry. Energy auditing कराई जाती है इंडस्ट्री की। तो ये बहुत सारी मशीनरी नई नई आ रही हैं जो मोर इफिशिएंट होती है। मैंने आपको बताया कि हम लेवलिंग करते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग एपरेटस का। बिल्डिंग हम बना रहे हैं जो अब एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हो। तो इन सब तरीके से हम क्लीनर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और इंडिया उसमें एक लीडरशिप रोल भी निभा रहा है। दूसरी तरफ जो अफोर्डेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि इंडिया ने जिस तरीके से 18 महीनों के अंदर अपने सारे बचे हुए घरों को बिजली के तार से जोड़ दिया या बिजली वहां पहुंचा दिया जहां तार नहीं पहुंच सकती थी, वहां सौर ऊर्जा के मार्फत से, यह पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसको आईईए कहते हैं, आईईए ने भारतीय विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण की जो प्रक्रिया है, जो विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क ऑफ इंडिया has been rated to be the global success story. इसे पूरे विश्व में जो सफल गाथाएं हैं उन सफल गाथाओं में इसको गिना गया है। तो इस तरीके से अगर आप एक जनरल पिक्चर, एक सामान्य और एक मैक्रो पिक्चर देखें तो देश में ऊर्जा को सामान्य आदमी उसका उपयोग कर सके, इसलिए उसे अफोर्डेबल बनाया जा रहा है, सामान्य लोग उसका उपयोग कर सके, इस कीमत की हो और वह ऊर्जा क्लीनर हो, मींस लेस पॉल्यूटिंग हो, पर कैपिटा पॉल्यूशन कम हो, टोटल इंडस्ट्री में कम हो। इसका भी प्रयास काफी अच्छे ढंग से चल रहा है। तो हमारा देश काफी आगे की ओर बढ़ रहा है इन दोनों चीजों में। और आपको पता होगा कि मानव जीवन को, ह्यूमन लाइफ should be more sustainable on the earth. For that purpose, the whole world has committed themselves to improve the quality of life.
You might be knowing that right from 1990 we are getting the human resource report, yeah, human development reports published by the UNDP. And from those reports, every country could understand that their level of human development or human resource was standing at what position. And in by the turn of the century, that means in 2000, the countries of the world resolved to achieve certain minimum development goal by 2015. That is known as MDP, where we had already targeted that we will reduce our poverty, we'll do this, we do that. In 2015, it was felt that we have still to do more, and all the country of the UNO have gone for the sustainable development goal. So there are 17 sustainable development goals. Out of them, there are two goals. One is universal access to energy, goal number 7. And there is goal number 13, that is the cleaner energy, use of cleaner energy. So on both the count, Indian performance has been extremely good. Our experience, our knowledge is being shared with the other countries in the world who are still to do who are still to complete the access to electricity, access to modern form of energy for their people, as well as who are to still embark upon a big campaign to clean the energy basket that they are using. So I think from my side, these two on the two topic, two theme, I have given you a macro picture, a general broad guideline. If you have a specific questions, then we can deal with that, and that will make the things much better, say understood and much clearer. Because I think this is the time that we must open the floor for question answer. Energy Conservation Act is basically to make the energy efficient use. Energy Conservation Act is to conserve the energy. Means what is the meaning of conserve the energy? Meaning is more efficiency. Means use of 1 unit of energy to produce certain amount of GDP. हाँ, जिसको हम एनर्जी इंटेंसिटी कहते हैं. हाँ, एनर्जी इंटेंसिटी को हम कम करना है. हाँ, मीन्स कि जितना 1 यूनिट से जितना प्रोडक्शन करते थे वो अब ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और इसके लिए एनर्जी इफिशिएंट करना है. एनर्जी इफिशिएंसी के लिए 2-3 काम मैंने आपको बताया. एक तो हमने पैट स्कीम लाया हुआ है, जिसके अंतर्गत डेजिग्नेटेड कंज्यूमर बनाते हैं और उनको एक टारगेट दी जाती है कि आज के दिन आपका जो कंजम्पशन है, 1 यूनिट प्रोडक्शन में जितनी एनर्जी आप लेते हो, उसको आप कम करके इस एक अमाउंट को एक्स माइनस डेल्टा एक्स पे ले जाओ. तो जो बचत आपकी होगी, उस बचत के लिए अगर आपने ज्यादा कर दिया तो बचत होगी, उसको आप सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसको बेच के आपको प्रॉफिट हो सकता है. और जो नहीं कर पाते हैं उन्हें वो सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. तो इस तरीके से करने से जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो एनर्जी इफिशिएंट नहीं है, वो एनर्जी इफिशिएंट बन जाएगी. इसी के लिए हमने एक्ट बनाया है 2001 का एनर्जी कंजर्वेशन. आज के दिन अभी भी कोयला से ही सबसे अधिक बिजली हो रही है. देखिए, दो तरीके मैंने आपको बताया कि 3,73,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है. उसमें लगभग 90,000 की कैपेसिटी हमारी रिन्यूएबल है. 2,35,000 40,000 के लगभग हमारा ये कोल है, और बाकी का हमारा करीब 50,000 के लगभग हाइड्रो है. हाइड्रो में भी है कि बड़ा जो मेजर हाइड्रो है
हमारे यहाँ पर आज पहले 25 मेगावाट से जो नीचे के प्लांट थे उन्हें हम रिन्यूएबल कहते थे। आजकल चर्चाएं आ गई है कि 100 मेगावाट से नीचे के जो प्लांट होगा उसको ही हम रिन्यूएबल करेंगे। उसके ऊपर के जो प्लांट होते हैं उनको बनाने में कार्बन फुटप्रिंट बहुत हाई होता है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। हाँ, वहां पर रिलोकेशन की जरूरत पड़ती है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, उनका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होता है। तो उन सभी चीजों को देखते हुए अगर 373 में आज के दिन 250 के लगभग कोयला से है, तो सबसे अधिक जो है कोयला का अभी भी हमारे पास है। और असल में इसके टेक्नोलॉजी की भी बात है। जो बेस लोड होता है, जो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंटरमिटेंट होते हैं। धूप ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, हवा तेज होगी तो ज्यादा भी मिलेगी। तो उनको उनके कारण जो इंटरप्शन आते हैं वो कम करने के लिए हमें एक बेस लोड रखना पड़ता है, एंड दैट बेस लोड मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट, एंड फॉर दैट पर्पस वी नीड टू हैव द coal also at present till our technology improves to minimize the intermittence by the renewable energies. Hmm. Hmm. देखिए, सोलर सोलर एनर्जी के कॉस्ट जो थे, दो जगह सबसे अधिक कॉस्ट होता है। एक कॉस्ट होता था पैनल का कॉस्ट, पहले होता था जिससे कि सोलर एनर्जी बनती है, उस पर पड़ता है अगर सोलर लाइट तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी। तो वो पैनल का कॉस्ट टेक्नोलॉजी में चेंज आया ही है, उसके कारण बहुत ही घट गया। आप देखते थे जब मैं यहाँ पर एमडी था यूजीवीसीएल का 2008 में, तो 15 रुपये पर यूनिट फीड इन टैरिफ था सोलर का। आज के दिन आपने अखबारों में आप पढ़ते हैं कि 2 रुपये 14 पैसे जो है बिजली की यूनिट का ऑक्शन हुआ है सोलर यूनिट की। तो टेक्नोलॉजी ऑफ जो सोलर फिल्म टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड। Second is that we are emphasizing for make in India. So when it is manufactured in India, again it will be cheaper. Hmm. One aspect. The other aspect is that whatever electricity is produced, that has to be consumed. We can't store it otherwise. So storage is possible only in the battery. Battery technology is little costlier today. So there are a lot of research going on, right from the Elon Musk to our Indian companies are doing, the Tesla to Indian companies are doing, thousands of research are going on to improve the efficacy of battery and to reduce their cost. And I'm sure in coming 5-10 years, we will have a much better battery technology or storage technology. अभी भी देर आर 2-3 मेथड्स। अभी हम पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो का कर लेते हैं और उससे हम फिर से जिस समय रिन्यूएबल नहीं होता है तो उसका यूज करते हैं। तो अभी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के कॉस्ट काफी घटते जा रहे हैं, फिर भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी स्कीम सरकार ला रही है कि आप ज्यादा एनर्जी पैदा करेंगे तो हम 2 वे मीटर्स लगाते हैं, वो जो है खरीद लेगा, ग्रिड में चला जाएगा। तो बैटरी टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल जब लाएंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करके रखेंगे तो वो भी एक बैटरी का काम करेगा हर समय। तो इस तरह से बहुत सारे काम हो रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बिजली हम रिन्यूएबल से लाकर उसको अपने ग्रिड में स्टेबलाइज कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 4-5 सालों में बहुत कम हो जाएगा। और आज के दिन भी सोलर बिजली जो है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज कंपेरेबल टू द से थर्मल कॉस्ट वाइज। बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है। ये सारी चीजें तो रिसर्च की है, बहुत सारी ऐसी भी बात। एक तो हाइड्रोजन की बात आ रही है, हाइड्रोजन फ्यूल के बात चल रही है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे फ्यूल के रूप में। हाइड्रोजन ड्रिवन मशीन्स की बात आ रही है।
दूसरी है कि आजकल कुछ ऐसे एलॉयज की बात आ रही है जिनको हम हाथ में लेके आए और दो जगह रख लें तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगेगी और प्रवाहित होने लगेगी। हम्म। तो कई तरह के alloy material which can produce electricity into मतलब if two blocks of those material are there, then electricity can be conducted between the two poles or two materials. So and they can be of the order that can be used in the industry also. So these are some of the experiments going on. Some of the researches are underway, but at present. I think the alternate mechanism, the best is solar and the wind. Thanks a lot. Thanks a lot.